जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। आज का टॉपिक है बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी यूजीसी नेट जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में हर्बर्ट मीड का क्या विचार है, उनका क्या दृष्टिकोण है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर्बर्ट मीड से और प्रतीकात्मक क्रियावाद से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। हर्बर्ट मीड, जिनका कि पूरा नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के सशक्त प्रणेता माने जाते हैं। आज जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में जिन तर्कों अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में उन सभी सिद्धांतों, तर्कों और अवधारणाओं के उद्गम के पीछे हर्बर्ट मीड के सिद्धांत को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आधुनिक जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी जो सिद्धांत हैं, उनके निर्माण में हर्बर्ट मीड की जो है वो विशेष भूमिका है, या उनका आप कह सकते हैं कि उनका विशेष योगदान है। हर्बर्ट मीड का जो जन्म है वो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो जन्म है वो 1973 में अमेरिका में हुआ था। और उनके जो पिता थे वो एक सामान्य पादरी थे। माता उनकी जो थी वो एक कॉलेज की अध्यक्ष थी। और अगर उनके मित्रों की बात करेंगे तो हर्बर्ट मीड के जो बहुचर्चित या बहुत प्रसिद्ध जो मित्र हैं, उनमें चार्ल्स स्कूले, जॉन डेवी और विलियम जेम्स, ये तीन जो विद्वान हैं, इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और अगर आप बात करें हर्बर्ट मीड की या चार्ल्स स्कूले, जॉन डेवी और विलियम जेम्स की, तो इन तीनों जो समाज वैज्ञानिक हैं, इन लोगों को अमेरिका के उच्च कोटि के सामाजिक विचारकों में स्थान दिया जाता है या माना जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि यद्यपि हर्बर्ट मीड के सिद्धांत की जो प्रकृति है वो दार्शनिक और वैज्ञानिक है और समाजशास्त्री कम है। यानी आप कह सकते हैं कि हर्बर्ट मीड ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसकी जो प्रकृति है वो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अधिक है, बल्कि समाजशास्त्री कम है। फिर भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में हर्बर्ट मीड के विचारों को समाजशास्त्री सिद्धांत में विशेष महत्व या विशेष स्थान दिया जाता है। आपको पता होगा कि हर्बर्ट मीड ने अपने जीवन काल में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। बहुत सारे लोग जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए कि हर्बर्ट मीड ने अपने जीवन काल में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है। उनकी जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। और इस पुस्तक को भी उन्होंने नहीं लिखा था। उनके मरने के बाद उनके जो शिष्य थे, या कह लीजिए कि उनके जो समर्थक थे, उन लोगों ने इस पुस्तक का निर्माण कराया, उसका प्रकाशन करवाया। यानी जो हर्बर्ट मीड थे, उन्होंने कोई बुक्स नहीं लिखी हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे लेख लिखे हैं, वो व्याख्यान दिए हैं। उन्हीं लेखों को, उन्हीं व्याख्यानों को उनके शिष्यों ने, उनके मित्रों ने मरणोपरांत जो है उसको प्रकाशित करवाया है। और जिसमें से एक प्रसिद्ध पुस्तक, लोकप्रिय पुस्तक आप कह सकते हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है।
तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी बार कई बार ऐसे पूछा जाता है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए कि माइंड, हालांकि जो हर्बर्ट मीड है उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन उनके विद्यार्थियों ने ये जो पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये जो पुस्तक है वो हर्बर्ट मीड के नाम से उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में विस्तार से अपने विचारों को स्पष्ट किया है। आपको बताना चाहेंगे कि हर्बर्ट मीड ने जो अपना प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी जो दृष्टिकोण दिया है, उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उनके इस सिद्धांत को हम लोग मोटे तौर पर समझने के लिए उनके इस पूरे सिद्धांत को आप कह सकते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो 4 मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है, या 4 जो है वो मोटी मोटी बातों पर आधारित है। जिसमें से पहला है सेल्फ यानी स्व, दूसरा है स्व अंतःक्रिया, तीसरा है स्व का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, चौथा है प्रतीकात्मक अभिप्राय यानी सिंबॉलिक मीनिंग। तो इस तरह से सेल्फ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सिंबॉलिक मीनिंग, इन 4 मुख्य अवधारणाओं के आधार पर हर्बर्ट मीड ने अपना प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आप कह सकते हैं कि मीड का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु जो है वो स्व है। यानी मीड ने स्व को धुरी बना करके, स्व को केंद्र मान करके उन्होंने अपना प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत का निर्माण किया है। अब आगे के लेक्चर्स में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्व क्या है, स्व की अंतःक्रिया किस तरह से होती है, और स्व का विकास कैसे होता है, और प्रतीकात्मक अभिप्राय से हम क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी अपने सिद्धांत में 4 मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग किया है, जिनके आधार पर हम लोग प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में जो मीड के विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण है उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है स्व। स्व क्या है? स्व के बारे में मीड ने कहा कि स्व की अवधारणा जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का आधार है। मनुष्य के भीतर स्व होता है यानी सेल्फ होता है, जो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, और स्व के विकास से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जिसके माध्यम से व्यक्ति का निर्माण होता है। इस बात को अगर हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो मीड ने ये बताने का प्रयास किया कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसका जो केंद्र है, उसका जो आधार है वो है स्व। यानी मीड के सिद्धांत की जो शुरुआत होती है वो स्व के साथ शुरू होती है या स्व पर आधारित होती है। इसी स्व के आधार पर ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मीड के अनुसार मानव संबंधों का आधार मानवीय अंतःक्रिया होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जो मानवीय संबंध हैं, उन मानवीय संबंधों के पीछे जो है वो मानवीय अंतःक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। और इस अंतःक्रिया की प्रक्रिया में सामाजिक उत्तेजना का विशेष महत्व होता है। ये बात आप नोट करेंगे कि जो मीड है उनका ये कहना है कि मानवीय संबंधों का जो आधार है वो मानवीय अंतःक्रिया है, यानी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, और इस अंतःक्रिया में सामाजिक उत्तेजनाओं का विशेष महत्व होता है। ये जो सामाजिक उत्तेजनाएं होती हैं जब एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, या आप कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति को उत्तेजना देती है तो सामाजिक अंतःक्रिया का जन्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि सामाजिक उत्तेजनाएं जो हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया का माध्यम है, सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। सामाजिक उत्तेजनाओं के बारे में मीड ने कहा कि ये दो प्रकार की होती हैं। पहली पहली जो सामाजिक उत्तेजनाएं हैं उनको उन्होंने प्राथमिक उत्तेजनाएं कहा और दूसरी को उन्होंने द्वितीयक उत्तेजनाओं से संबोधित किया है। प्राथमिक उत्तेजनाओं के बारे में मीड ने कहा कि प्राथमिक उत्तेजनाएं जो होती हैं वो प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत हम व्यक्तियों के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, हंसी, शारीरिक आसन आदि के द्वारा जो है वो इन उत्तेजनाओं को हम समझ सकते हैं। यानी जो सामाजिक उत्तेजनाएं हैं या जो प्राथमिक उत्तेजनाएं हैं, उन प्राथमिक उत्तेजनाओं के अंतर्गत हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर अभिव्यक्ति, शारीरिक आसन, भाषा, हंसी आदि जो है वो प्रमुख होती हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो द्वितीयक उत्तेजनाएं हैं ये अप्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होती हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने संचार साधनों के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब प्रभावित करता है तो उस उत्तेजना को उन्होंने द्वितीयक उत्तेजनाओं के अंतर्गत रखा है। यानी प्राथमिक उत्तेजनाएं जो हैं वो प्रत्यक्ष संपर्क पे आधारित होती हैं और जो द्वितीयक उत्तेजनाएं होती हैं वो अप्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होती हैं या आप कह सकते हैं कि संचार साधनों से संबंधित होती हैं। अब यहाँ पर स्व के बारे में मीड ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये जो मनुष्य का जो स्व होता है, सेल्फ होता है, ये स्व जो है वो सृजनात्मक होता है और सदैव क्रियाशील रहता है। यानी स्व जो है वो सृजनात्मक होता है और सदैव क्रियाशील होता है। बाहरी दुनिया की बातें पहले स्व के पास पहुंचती हैं, स्व इन बातों से परिचित होता है, समझ विकसित करता है और इसी समझ के आधार पर व्यवहार करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति की के द्वारा जो की जाने वाली जो क्रिया है, वो बहुत कुछ जो है वो स्व के ऊपर निर्भर करती है, स्व के विकास के ऊपर निर्भर करती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो स्व होता है वो सृजनात्मक होता है और जो सूचनाएं हैं पहले वो स्व के पास पहुंचती हैं और उसी के आधार पर वो व्यक्ति उसका मूल्यांकन करता है, उसका आकलन करता है, अपनी समझ विकसित करता है और उसी समझ के आधार पर वो फिर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। ये जो स्व के जो आधार हैं, आप कह सकते हैं कि स्व के आधार पर ही व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान, गांव, शहर, जाति, परंपरा, मूल्य आदि की समझ विकसित करता है और इसी समझ के आधार पर वो व्यवहार करता है। यानी व्यक्ति अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, खेल के मैदान में, गांव या शहर में या अपनी जाति और परंपरा में जिस भी प्रकार का जो व्यवहार कर रहा है, जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, वो व्यवहार और कार्य जो है वो उस व्यक्ति की स्व की समझ के आधार पर क्रियान्वित होता है। जैसे वो उसका स्व उस घटना के बारे में, उस अंतःक्रिया के बारे में, उस मूल्य, उस परंपरा, उस रीति रिवाज के बारे में जैसी उसकी समझ होती है, उसी समझ के आधार पर व्यक्ति अंतर्क्रिया करता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि स्व के आधार पर व्यक्ति अंतर्क्रिया करता है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो स्व के व्यवहार के ऊपर आधारित होता है। इस स्व की कॉन्सेप्ट को अगर और इजीली समझना चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा। बीच में स्व है और बाएं तरफ उसके बाहर की वस्तुएं हैं और दाईं तरफ जो है वो स्व के आधार पर व्यक्ति जो मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर व्यवहार करता है। यानी स्व, अब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो स्व है, व्यक्ति का जो सेल्फ है वो विकसित कैसे होता है, स्व का निर्धारण कैसे होता है। तो स्व का जो निर्धारण है वो बाहर की वस्तुओं या बाहर की संस्थाओं के आधार पर होता है। इसमें समाज आता है, मूल्य आते हैं, परंपराएं आती हैं, मानदंड, परिस्थितियां और भूमिकाएं आती हैं। इन सभी वस्तुओं या संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने स्व का मूल्यांकन करता है
और उसे उसे जो समझ में आता है उसी समझ के आधार पर वो उसे स्वीकार करता है या उसे स्वीकार नहीं भी कर सकता है या आंशिक रूप से स्वीकार करता है। यानी जैसी उसकी समझ होगी उसी समझ के आधार पर वो उसे स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा या आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वो व्यक्ति अपने व्यवहार का निष्पादन करेगा। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो स्व है और जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर की जो संस्थाएं हैं, उनके बीच में जो अंतःक्रिया चलती रहती है, उसी अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के स्व का विकास होता है। स्व का मतलब आप समझ लीजिए, स्व को और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो स्व का मतलब होता है समझ, यानी सेल्फ की, स्व की समझ। स्व को आप कह सकते हैं कि समझ विकसित करना, यानी आपकी जो समझ होती है विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और मानदंडों के बारे में जो आपकी का जो ज्ञान का या आपका जो अनुभव होता है वो स्व के आधार पर ही निर्मित होता है। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मीड का मानना है कि स्व के विकास में मानवीय अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने सिद्धांत के माध्यम से मीड ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्व के विकास में मानवीय अंतःक्रिया जो है वो सबसे प्रमुख आधार के रूप में जानी जाती है। मीड के अनुसार स्व का विकास जो है वो दो अवस्थाओं में होता है, या आप कह सकते हैं कि स्व का विकास मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में होता है, जिसमें से पहला है मैं, आई की अवस्था, दूसरा है मुझे या मी की अवस्था। तो मीड के अनुसार जो व्यक्ति के जो स्व का जो विकास है वो दो अवस्थाओं में होता है, जिसमें से पहली अवस्था जो है वो मैं की अवस्था होती है और दूसरी अवस्था जो है वो मुझे की अवस्था होती है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप इसको याद रखें कि मैं और मुझे का या आई एंड मी का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट मीड ने दिया है। और इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट होता है वो इन दो स्टेज में होता है। पहले अवस्था में वो जो सेल्फ होता है वो मैं की स्टेज में होता है और दूसरी स्टेज में वो मुझे की अवस्था में पहुंच जाता है। अब ये मैं की अवस्था क्या है और मुझे की अवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं मीड का ये कहना है कि मैं जो होता है वो सावयव का संगठित रूप है जिसमें मूलतः आवेग प्रभावी होता है और यह स्वतंत्र अवस्था होती है। यानी मैं जो होता है वो एक स्वतंत्र अवस्था होती है जिसमें आवेग या संवेगों की प्रधानता होती है। स्व की इसी अवस्था में जो व्यक्ति है वो दूसरों के प्रति अपनी समझ विकसित करता है। इस अवस्था में वह समाज के जो मानदंड हैं, मूल्य हैं, मानक हैं, उनको अपना समझने लगता है। और इस प्रकार से मीड का ये मानना है कि मनुष्य के अंदर स्व अपने आप समाज के संपर्क में आकर के मैं से मुझे बनने लगता है। यानी जो मैं से जो मुझे की जो अवस्था है, ये एक तरह से मीड का कहना है कि ये एक स्वाभाविक अवस्था है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति का जो स्व है वो पहले मैं की अवस्था में होता है, जो कि आवेगों और संवेगों द्वारा प्रभावी होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है तो उसका कह लीजिए कि जैसे जैसे उसका सामाजिकरण होने लगता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसके आत्म का, उसके सेल्फ का विकास होने लगता है, जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होने लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति का जो मैं है वो धीरे धीरे, या कह लीजिए स्व का जो प्राथमिक अवस्था है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के मैं जो है वो व्यक्ति का जो मैं है वो मुझे में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पहले मैं है और ये जो मैं है, मैं के ऊपर जब सामाजिक संपर्क आता है या उसका कह लीजिए सामाजिकरण होता है, तो इस सामाजिक संपर्क के माध्यम से और सामाजिकरण के माध्यम से इस मैं का, ईश्वर का जो है आत्म, उसके सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। और फिर
उसका ये जो मैं है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के मुझे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं की अवस्था के बारे में थोड़ा-सा मीड ने ये बताने का प्रयास किया, जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया। अगर मैं की अवस्था क्या है और मुझे की अवस्था क्या है, इसको अगर आप ठीक तरह से समझना चाहें, तो मीड के अनुसार व्यक्ति ही उनका ये जो कहना है कि सावयव का जो संगठित रूप होता है वो मैं है, जिसमें आवेगों या संवेगों की प्रधानता होती है। ये जो मैं की अवस्था होती है स्व के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, और इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर सामाजिक सरोकारों का अभाव होता है। यानी जो स्व की अवस्था, स्व की विकास की जो पहली अवस्था होती है, यानी जो मैं की अवस्था होती है, इस मैं की अवस्था में व्यक्ति का सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक व्यवस्थाओं से या समाज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें आवेगों और संवेगों की प्रधानता होती है। अब जो दूसरी अवस्था होती है, जिसको कि हम लोग मैं की अवस्था के नाम से जानते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का जो मैं है वो उसका डेवलप होता है, व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, उसकी समझ विकसित हो जाती है, तो उसी के आधार पर ये उसका जो स्व है वो परिवर्तित होकर के मुझे की अवस्था में बदल जाता है। और इस अवस्था में स्व जो है वो एक संगठित स्वरूप धारण कर लेता है, और वह समाज के मानकों, मूल्यों की समझ करना सीख जाता है, और वो स्वयं के प्रति भी चेतन हो जाता है। यानी वो ये समझ जाता है, वो जान जाता है कि उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का समाज उससे व्यवहार की अपेक्षा रखता है, और उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मीड का मानना है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें मस्तिष्क और स्व होता है। स्व जो होता है वो मौलिक रूप में एक सामाजिक संरचना है, जो कि सामाजिक अनुभवों से पैदा होती है। स्व के विकास के बाद ही व्यक्ति में सामाजिक अनुभव होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म के समय जो बच्चा होता है वो एक जैविकी प्राणी होता है, उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव होता है। आंतरिक प्रेरणाओं, परिवार और अन्य समूहों के संपर्क में आने से उसमें समझ उत्पन्न होती है कि लोग उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, या फिर उसके व्यवहार का अर्थ क्या, कि उसके व्यवहार का किस तरह से अर्थ लगाते हैं, और उसी के आधार पर वो उन जो लोग उसके व्यवहार का जो अर्थ लगाते हैं या उसकी जो समझ विकसित होती है, उसी समझ के आधार पर लोगों के समाज के व्यवहार का वो आंतरीकरण करने लगता है, और जिसके कारण से व्यक्ति के आत्म का, सेल्फ का विकास होता है। और इस विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी मनुष्य में स्व में मैं होता है, और जब एक सामाजिक, इसका इस स्व का जब सामाजिकरण कर दिया जाता है, तो ये जो मैं है वो मुझे में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। तो इस तरह से आप मैं की कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार जो है उसको मैं के अंतर्गत आप रख सकते हैं, और मुझे के अंतर्गत दूसरे लोगों द्वारा उसके व्यवहार के प्रति जो की गई प्रतिक्रिया है उसको हम आप मुझे के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैं और मुझे ये जो दो अवस्थाएं हैं वो व्यक्ति के स्व की विकास की अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं में धीरे धीरे व्यक्ति का जो समझ विकसित होती है, उसके आत्म का विकास होता है, और उसी समझ के आधार पर वो विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाएं करता है। तो इस तरह से इस व्याख्यान के माध्यम से आपको प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद के बारे में जो हर्बर्ट मीड के जो दृष्टिकोण हैं, उनके जो विचार हैं, आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आपको कोई समस्या है, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपने विचारों को, अपने भावनाओं को हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप पहले की तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग हमारे इस चैनल को प्रदान करते रहेंगे।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।